हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, विजन आईएएस की पीटी 365 जो अपडेटेड वाली है, जिसमें जनवरी से मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को कंपाइल किया गया है, इसमें मैं आपको जो है सभी सेक्शंस को कंप्लीट करा दिया हूँ। सिर्फ इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक बाकी है, जिसमें मैं इन्वायरमेंट की क्लास शुरू कर रहा हूँ। पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंजेस में, जिसमें कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सुर्खियों में क्यों रहा है कि जो आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2023 उसके नियम के तहत जो वृक्षारोपण गतिविधि है उसके लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना की मेथड क्या होगी उसको जो है नोटिफाई किया। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बताऊं तो जो आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, उसके नियम है कुछ। ठीक है, उस नियम के तहत जो है वृक्षारोपण की जो गतिविधि होगी, वृक्षारोपण की जो एक्टिविटी होगी, उसके लिए ग्रीन क्रेडिट का गणना कैसे होगा, इसके मेथड को जो है नोटिफाई किया। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि ग्रीन क्रेडिट होता क्या है। इसके बाद ग्रीन क्रेडिट नियम समझेंगे, प्रोग्राम समझेंगे, फिर ग्रीन क्रेडिट के नियम समझेंगे। तो ग्रीन क्रेडिट ये होता है कि पर्यावरण पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली जो भी गतिविधियाँ होती है उसको प्रोत्साहन करने की जो एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट। अब जैसे कार्बन क्रेडिट आपने पढ़ाया, मैंने आपको मंथली मैगजीन में पिछली वाली, तो जिसमें आप कार्बन क्रेडिट जो होता है उसका कारोबार करते हैं, वैसे ग्रीन क्रेडिट का भी जो है एक्सचेंज जो होंगे उस पर हम कारोबार कर सकते हैं। तो ग्रीन क्रेडिट अब जान लिया आपने। तो ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट के बीच में डिफरेंस तो समझेंगे ही उसको। तो आप समझो कि ग्रीन क्रेडिट को जो है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है उसी के तहत इसको संचालित करते हैं। जबकि कार्बन ट्रेडिंग, जो कार्बन क्रेडिट है, उसको जो है ऊर्जा संरक्षण एक्ट के तहत जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है उसके द्वारा, CCTS, उसके द्वारा संचालित होता है। दोनों के बीच में फ़र्क है। अब जो ग्रीन क्रेडिट है ना, ये व्यक्ति और समुदायों को, यानी पर्सनस को और कम्युनिटी को टारगेट करता है, लाभ करता है। ठीक है, टारगेट करता है, लाभ होता है इसमें। कार्बन क्रेडिट जो होता है वो मुख्य रूप से उद्योगों और कॉरपोरेशंस के लिए होता है, ये आप जानते होंगे। ठीक, अच्छा, ग्रीन, अब इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देना आप कि ग्रीन क्रेडिट से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको कार्बन क्रेडिट के लिए पात्र माना जा सकता है, क्योंकि ग्रीन क्रेडिट जाहिर सी बात है वो कार्बन क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगी। लेकिन अब जो सभी कार्बन क्रेडिट होंगे वो ग्रीन क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होंगे। जरूरी नहीं कि उससे उत्सर्जन में कमी आए। तो यहाँ आप समझो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। तो जो अलग अलग हितधारक हैं उनके द्वारा पर्यावरण पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले जो कार्य होंगे उनको प्रोत्साहन देने के लिए बाजार द्वारा एक जो है नया तंत्र बनाया गया, एक नूतन तंत्र है, अभिनव तंत्र है। ठीक है, इसमें हितधारकों में कौन कौन होगा? तो उद्योग प्रतिष्ठान हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और कुछ जो संस्थाएं हैं, परोपकारी संस्थाएं, वो हो सकती हैं। इसमें भागीदारी जो है वॉलंटरी पे होगी, अनिवार्य की, यानी आपको स्वैच्छिक भागीदारी होगी, ये कंपलसरी भागीदारी नहीं होगी। ये लाइफ इन्वायरमेंट जो पहल है उसी के अनुरूप है। ठीक, इसे जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। और कौन नोडल एजेंसी है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ये नोडल एजेंसी है। ठीक, तो ये आपने देख लिया। अब आता है कि ग्रीन क्रेडिट के नियम। तो नियम, इसी के नियम के तहत इसने जो है मैथड को अधिसूचित किया है। तो नियम कौन से हैं? तो जो सभी स्टेट और यूटीज़ हैं उनके वन विभाग को जो अपने क्या है हरित आवरण यानी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए अपने जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना, उसके तहत जितनी जो होता है ना कि जो भूमि निम्नीकृत हो चुकी हो, डिग्रेड हो चुकी हो, उसको पहचान करना अनिवार्य है। और ऐसे भूखंड पर विवाद ना हो और क्षेत्रफल कम से कम 5 हेक्टेयर का हो। ठीक, और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने जो है इसको वन विभागों को 2 साल के भीतर इस पर वनारोपण करने का आदेश दिया है। ग्रीन क्रेडिट जो होते हैं वो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यही जारी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया। अब इसके अंतर्गत जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत वे फोकस एरिया जिसपे जो क्रेडिट प्रणाली का हिस्सा होंगे वो कौन से होंगे? वृक्षारोपण होगा, जल होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, वायु प्रदूषण में कमी हो गया, या मैंग्रोव जो वन है, संरक्षण पुनरुद्धार ये है, इको मार्क है, और संधारणी भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, इसकी प्रशासनिक संरचना देखें तो इसका प्रशासनिक संरचना बहुत कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये प्रीलिम्स में पूछेगा भी नहीं, बट एक बार जान लेना है कि जो आपका मिनिस्ट्रियल संचालन समिति होती है यही इसको कंट्रोल करती है। अब आता है यूएन का पर्यावरण सभा का जो 6वां सत्र था, यूएन इन्वायरमेंटल असेंबली
उसका 6वां सत्र सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि केन्या के नैरोबी में जो यूएनईपी का मुख्यालय है वहीं पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6वां सत्र संपन्न हुआ। कहाँ पे? नैरोबी में। कहाँ है नैरोबी? केन्या की जो कैपिटल है ये, ठीक है, यूएनईपी का मुख्यालय यहाँ पे है। तो इसकी थीम क्या थी? जलवायु परिवर्तन और बायोडाइवर्सिटी की जो लॉस हो रही है, प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रभावी, समावेशी, संधारणीय, बहुपक्षीय कार्रवाई, ये इसकी थीम थी। और इसका 7वां जो है आयोजन वो दिसंबर 2025 में है, नैरोबी में ही। इसके प्रमुख आउटकम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि सवाल तो आउटकम पे भी बन सकते हैं। तो इसमें मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र था अपनाया गया, जो क्या करेगा? जलवायु परिवर्तन, नेचर को, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, प्रदूषण को, अपशिष्ट का जो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस है, तिहरे ग्रही संकट, जो 3 संकट है वो हमारे ग्रह के लिए जो काफ़ी जो है खतरा पैदा करेंगे। कौन सा है? जलवायु परिवर्तन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और प्रदूषण और अपशिष्ट। इन तीनों पे जो है निपटने की हम प्रतिबद्धता जो है यहाँ पे अपनाई गई है, ठीक। और प्रमुख पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए समर्पित पहला बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता 28 फरवरी 2024 को मनाया गया। ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ इस बात को ध्यान देना है कि 2000 इसमें जो 6वां वाली बैठक उसमें कुछ रिपोर्ट्स जो है वो जारी किए गए। तो रिपोर्ट्स को जानना है। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट्स इसी में जारी की, यूएनईए के द्वारा इसी बैठक में जारी की गई थी। बताया गया 2060 तक जो है 2020 के स्तर से 60% तक जो है वो अगर देखा जाए तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ सकता है। इससे जलवायु को नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी और मानव हेल्थ के लिए भी जोखिम में वृद्धि हो जाएगी। फिर ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की गई। फिर यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया, ठीक है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये क्या है? ये उन युवाओं को देता 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच में, जो दुनिया के हर हिस्से से होता है, जो कि सहभागिता के आधार पे एक है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है जो काम करते हैं उनको मिलता है ये। तो ये 3 जो है यहाँ पे रिपोर्ट और एक जो है 2 रिपोर्ट्स और एक जो है पुरस्कार यहाँ पे इसमें दिए गए। और देखा जाए तो यूएनईए के द्वारा तो इसका गठन 2012 में हुआ था सतत विकास सम्मेलन के दौरान। और ये जो संयुक्त राष्ट्र है उसके पर्यावरण सभा से जो मामले होते हैं उस पर निर्णय वाली विश्व का सबसे बड़ा शीर्ष निकाय होता है। इसमें यूएन के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ध्यान देना है आपको। तो बस ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन 2024 सुर्खियों में क्यों रहा? कि जलवायु और स्वच्छ वायु संगठन की वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई? केन्या के नैरोबी में ही, इसी के दौरान आयोजित हुई जब यूएनईए 6वां था, उसी की बैठक के दौरान। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है ये मैंने आपको पढ़ाया है। क्लीन एयर फ्लैगशिप, ये आप पीटी दिसंबर वाली पढ़ोगे ना, जो पीटी 365 दिसंबर वाली, इसमें मैंने इसमें सब कराया था कि गाली अमेंडमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाया था। तो इसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, कार्यान्वयन करने के लिए और अधिक गति से हो उसी तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। इस सम्मेलन में क्लीन एयर फ्लैगशिप का प्रोग्राम का शुरुआत की गई है। इसमें प्रदूषक के उत्सर्जन को कम करके जीवन बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को धीमा करने के लिए शुरू किया गया है। यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट है। कौन कौन लॉन्च किया है? तो ये ध्यान देना, स्टार मार्क कर लो, यूएनईपी और CCAC द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दो कि एक क्या है कि क्लाइमेट जो है ये जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है CCAC, ये विश्व का एकमात्र ऐसा वैश्विक गठबंधन है जो क्या है, अल्पकालीन अवधि वाले जो जलवायु प्रदूषक होते हैं, ठीक है, उनमें कमी लाने के प्रति समर्पित है। 2012 में इसी के नेतृत्व में यूएनईपी में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में इसको स्थापित किया गया था CCAC को। और ये जो है 100 से अधिक इसमें सरकार है, इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं और NGOs हैं, उनकी भागीदारी, भारत भी है, 2019 में शामिल हुआ था। ये अगर आप देखें तो यह ग्लोबल मीथेन प्लेज है, उसको सचिवालय सहायता देता है। और साथ साथ जो है इसमें ध्यान देना है कि इसमें आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है उसको कब शुरू किया गया था? तो COP26 में EU द्वारा और अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन को 30% तक कम करना है 2020 की तुलना में। अब यहाँ पे एक बात आती है कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं जलवायु प्रदूषक? तो ये ऐसे होते हैं कि देखो, ये जलवायु को प्रभावित तो करते ही हैं और काफ़ी शक्तिशाली फैक्टर होते हैं जलवायु को प्रभावित करने में। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में क्या होते हैं, बहुत कम समय तक ये वायुमंडल में बने रहेंगे। मतलब क्या है कि जो आपकी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो काफ़ी समय तक बना रहेगा, किंतु ये बहुत कम समय तक बने रहेंगे। फिर भी इनकी जो वायुमंडल को गर्म करने की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें मानव जनित जो कारक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बाद SLCP जो है, SLCPs यानी कि शॉर्ट लिव्ड
क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं, इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा है और ये 45% जो है उत्तरदायी है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो ब्लैक कार्बन, कालिख, ठीक है, मीथेन, फिर ओजोन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, इसी पे बात की गई है इसी में। ग्रीन वाशिंग न्यूज में रहा और ग्रीन वाशिंग यूपीएससी 2022 में ये PYQ है, PYQ ग्रीन वाशिंग प्री में, और मैंने इसको आपको टेलीग्राम पे डाला भी था, इसको आप देख लेना। तो क्यों न्यूज में रहा? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का एक्ट का इस्तेमाल किया और ग्रीन वाशिंग की रोकथाम के और उस पर विनियमन के लिए एक मसौदा दिशा निर्देश जारी किए, ठीक है। फिर इनसे लोगों से सुझाव भी मांगा गया है। तो ये ग्रीन वाशिंग के तहत होता क्या है वो समझो कि इसके तहत कोई कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट्स को, एक्टिविटीज़ को, पॉलिसीज़ को जो वास्तविक रियल फैक्ट है, तथ्य, उसको छुपाएगी और पर्यावरण के अनुकूल बताएगी और उसी को हितैषी दिखाकर काम करेगी और फिर अस्पष्ट, मैंने कि ये अस्पष्ट, झूठे, आधारहीन दावे करेगी, यही ग्रीन वाशिंग है, ठीक है। ग्रीन वाशिंग जो है इसको परिभाषित किया गया इस मसौदे में और बैन भी किया गया है। किस पे लागू होगा? तो जो विज्ञापन के लिए ली जाने वाली सभी सर्विसेज हैं उस पर लागू होगा। सभी प्रकार के विज्ञापन हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, एडवर्टाइजर्स हो और इंडोर्सर्स हो, सब पे लागू होगा, ठीक है। जानबूझकर चुनिंदा डेटा को प्रस्तुत करने का भी रोक लगाता है, ठीक। तो इसमें यहाँ पे बताया गया कि आपको अगर कोई, आप जब इको फ्रेंडली ग्रीन ये वगैरह जब इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई इसको पूर्णतः परिभाषित करो और इसको प्रकट करो। वेरिफिकेशन भी इसमें अनिवार्य किया गया है और भविष्य के लिए जो भी पर्यावरण दावा तभी हो सकता है जब कार्रवाइयाँ स्पष्ट तरीके से हों, ठीक। तो अभी यहाँ पे आप देखो ग्रीन वाशिंग पूछा गया यूपीएससी में, तो ग्रीन वाशिंग के प्रकार भी तो हो सकते हैं और यूपीएससी इस पे पूछ सकता है। तो ग्रीन हसिंग होता है, जांच से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं कि या तो कम रिपोर्टिंग करती हैं या जो है वो छिपाती हैं। ग्रीन हसिंग, ग्रीन रिसिंग क्या होता है? जब अपने कंपनी जो है इन्वायरमेंट का, सोशल का, गवर्नेंस का जो लक्ष्य प्राप्त करने में जब उससे क्या करती रहती है, हमेशा उसे बदलती रहती है। ग्रीन लेबलिंग हो गया, यानी कंपनी क्या करेगी, इसेंशियली जो है कोई भी अस्थिर उत्पाद या उसको हरित या टिकाऊ के रूप में लेबलिंग कर देगी। ग्रीन लाइटिंग क्या करेगी? तो आप समझो कि किसी व्यवसाय का जो पर्यावरणीय रूप होता है उसके हानिकारक जो कार्य होंगे उसको ध्यान हटाने के लिए क्या करेगी, उसके प्रोडक्ट्स को हरित विशेषताओं को उजागर करेगी। ग्रीन शिफ्टिंग क्या करती है कि कंपनी जो होंगी जलवायु संकट को उपभोक्ता व्यवहार तक सीमित कर देंगी, जिम्मेदारी को अन्य व्यक्तियों पर डाल देती हैं या व्यक्तियों पर डाल देती हैं। ग्रीन क्राउडिंग, यानी कंपनी क्या करेगी, स्वयं को एक समूह के भीतर छिपा लेगी और स्थिरता नीतियों को अपनाने में कम कार्य करेगी। जैसे कि 20 सबसे जो सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादक हैं वो अलायंस टू द प्लास्टिक वेस्ट गठबंधन के सदस्य हैं। मतलब ये अलायंस टू द प्लास्टिक वेस्ट के सदस्य भी हैं और लेकिन ये क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादक हैं, यानी काम तो कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को उत्पादन करने का और पर्यावरण हितैषी वाले संगठन में शामिल हैं, इस तरह से वो बच भी रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो प्रकार होते हैं ग्रीन वाशिंग के। तो इस सब चीज़ों को एक दो बार आप जरूर देख लेना। ग्रीन वाशिंग को भारत में रोकने के लिए कुछ पहल की गई हैं, जैसे कि भारत में भारतीय मानक ब्यूरो को अपनाया गया है, ठीक। इसने लेवल भी विकसित किया है 140/24 रेशियो 1999। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना की गई है। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का जो है इसको जो है इसी के आधार पर क्या करता है, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट होंगी उसको पर्यावरण की अनुकूलता के आधार पर रेटिंग देगा। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है एक IBGC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NGO है जो क्या करेगा, हरित इमारतों के रेटिंग प्रणाली देगा, ठीक। ये चीज़ है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट्स ऑफ द नॉन स्टेट एंटिटी, ये वैश्विक स्तर पर ग्रीन वाशिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। ग्रीन वाशिंग टेक स्प्रिंट है, इसका आयोजन कौन किया था? वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क ने किया था, RBI ने इसमें भाग लिया था। इससे संबंधित कुछ अन्य शब्दावलियाँ हैं। तो ब्लू वाशिंग को आपको देख लो। ब्लू वाशिंग क्या होता है? मार्केटिंग की एक रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है जो कंज्यूमर्स होंगे उनको यह विश्वास दिलाएगी कि जो कंपनी है वो खाद्य प्रणालियों और जल संरक्षण में क्या कर रही है, संधारणीयता को, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे रही है, ये मार्केटिंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लू वाशिंग होता है। ग्रीन वाशिंग को आप जान ही ले आओ। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने CDB के अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को मंजूरी दी है। ग्रीन क्लाइमेट फंड को जानते हैं, फिर जो है आपका ASF को जानेंगे, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को जानेंगे। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये जलवायु संबंधी जो उद्देश्य होंगे उसके प्रति समर्पित विश्व का सबसे बड़ा फंड है। कानकून समझौते के तहत स्थापित किया गया था। कानकून समझौते मैंने आपको PT 365 दिसंबर वाले में पढ़ाया है।
इसका कार्य क्या है कि जो विकासशील देश हैं उनमें कम उत्सर्जन वाले और जलवायु अनुकूलन विकास पथ, यानी जलवायु के जो अनुकूल में कुछ काम जो विकास हो उस हिस्सा में आप काम करो, और साथ ही साथ कम उत्सर्जन हो, इसकी बात करता है कि इन पे विकासशील देशों में। ठीक है, और ये क्या, अब यह फंड जो है वो UNFCCC है, उसी के जो फाइनेंशियल तंत्र है उसी के तहत एक इकाई है, UN के प्रति जवाबदेह है, और सचिवालय आपका ध्यान देना है कहाँ पे है, दक्षिण कोरिया के इंचियोन में है। ठीक, इंचियोन में। अब ये बात है कि देशों द्वारा संचालित सिद्धांत पर आधारित है और विकासशील देशों कार्यक्रम तैयार करता है, लागू करता है, और अगर देखें जाए तो संसाधनों का 50% जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निपटने के लिए और 50% जो है जलवायु अनुकूलन के लिए देता है। ठीक चीज़ें हैं। अब आता है ASF बात है ना कि ASF की मंजूरी दी है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को। ये क्या है, ये जो है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का जो लघु उद्योग विकास बैंक है SIDBI, इसी के नेतृत्व में शुरू किया गया पहला फंड, स्टार मार्क कर लो आप। वेंचर कैपिटल फंड है, करेगा क्या, इनिशियल पीरियड में क्या करेगा, जो भी जलवायु प्रौद्योगिकी की कंपनियां होंगी उसमें इन्वेस्ट करेगा। मूल्य कितनी है, $120 है। काम क्या है इसमें, अब ये इसकी रणनीति क्या है कि कम कार्बन उत्सर्जन वाले और जलवायु अनुकूल व्यवसाय में निवेश करना है। ठीक है, और उन्हें मूल्य संवर्धन करना कि इसमें जलवायु और सततता में। ठीक, अब आता है GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। GEF, यहाँ पे GCF है, ध्यान देना इस बात को आप। GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, कानकून समझौते के तहत स्थापित किया गया। नेक्स्ट आता है GEF, यहाँ C नहीं E होगा, ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये रियो सम्मेलन में आयोजित की गई, स्थापित की गई थी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, प्रीलिम्स में यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है GCF और GEF में। ठीक है, ये चीज़ है। अनुकूलन कोष है, 2001 में स्थापित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के जो पक्षकार होंगे विकासशील देश, उनकी अनुकूलन वाली जो परियोजनाएं हैं उनको फाइनेंस करने के लिए। फिर जो जलवायु निवेश कोष है, इसको 2008 में स्थापित किया गया था। ये भी एक जो बहुपक्षीय जलवायु कोष है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य सुर्खियां जो हैं जलवायु से संबंधित, उस पर हम लोग बात करते हैं। शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, भारत का पहला, ये जो इस कहाँ पे शुरू हुआ, नागपुर में शुरू हुआ। लक्ष्य क्या है कि 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बना देना है। ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमारतें क्या होती हैं, उनकी जो निर्माण हो, उनकी जो सामग्रियाँ, उसका इस्तेमाल, रख रखाव, मैनेजमेंट, एंड ऑफ लाइफ, इनमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी हो, और अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान क्या करो, वो पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करे। फिर ठीक है, अच्छा, नागपुर में जो है ये जो आपका प्रोजेक्ट है ZCBAP, यानी कि आपका शहर विशिष्ट जो है जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, इसको जो है जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलेरेटर प्रोजेक्ट के जो है इसके भागीदारों के साथ ज्वाइंटली इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, नागपुर उन 6 वैश्विक शहर में है जहाँ पे ZCBA प्रोजेक्ट लागू किया गया है। अन्य शहर कौन कौन से हैं, केन्या है, कोस्टारिका है, तुर्की है, कोलंबिया है। ठीक है, इनको आप मैप पे जानते ही होंगे। कुछ रिपोर्ट्स और सूचकांक की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ट्रेड पॉलिसी टूल फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट कौन जारी करता है, WTO जारी करता है। 10 व्यापार के संबंधित जो पॉलिसी हैं उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसका निष्कर्ष ये था कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसका लगभग 20 से 30% उत्सर्जन जो है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिम्मेदार है, और ऊर्जा और परिवहन सेक्टर जो होता है वो इंटरनेशनल व्यापार में 75% से अधिक जो है कार्बन उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट आपका जो रिपोर्ट जारी होता है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट कौन जारी करता है, WMO जारी करता है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हो कि वैश्विक ताप को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए हमें निवेश बढ़ाना है, और 2030 की तुलना में हमें 6 गुना अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी निवेश में। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट आता है पॉल्यूशन। अब हमको पढ़ना है पॉल्यूशन संबंधी जो चीज़ें होती हैं वो न्यूज में रही हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। NCAP इस पर सवाल पूछा जा चुका है मेंस में। तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई NCAP के 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 साल पहले शुरू हुआ था, UPSC ने इस पर पूछा भी था सवाल को। इसका लक्ष्य क्या था कि जो सभी हितधारक हैं उनको शामिल किया जाए, यानी कि जो भी इसमें गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो NGOs हैं, संबंधित जो आपके लोग हैं, ठीक है, उनको मंत्रालय है उसको शामिल करके 24 राज्यों में 131 शहर जो हैं उनकी एयर क्वालिटी को हमें सुधारना है। किसको, एयर क्वालिटी को। इस 131 शहरों में नॉन अटेनमेंट सिटीज़ और मिलियन प्लस सिटीज़ हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे शामिल किया गया है 131 शहर में। ठीक, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसने जो है नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को परिभाषित किया गया है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी हैं इसमें, तो ऐसी शहर जिनकी जो वायु क्वालिटी है, एयर की क्वालिटी 5 वर्षों तक जो है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता के जो मानक हैं, यानी एयर क्वालिटी के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक नहीं रही हो, उसको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के रूप में मानते हैं। ठीक है,
तो ये इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। इसका टारगेट ये है कि 2017 को बेस ईयर मानता है और इसके तहत 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर जो है PM10 और PM2.5 उसकी कंसंट्रेशन में 40% की कमी लाने का टारगेट रखा गया। क्या है? 40% का। कब तक? 25-26 तक। बेस ईयर क्या है? 17। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है कौन? CPACB द्वारा। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। इसकी क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ध्यान देना आपको, प्राण पोर्टल। इसकी निगरानी के लिए एक प्राण पोर्टल भी चालू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है प्राण पोर्टल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन NAC। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप प्राण है। ठीक है, प्राण पोर्टल चालू किया गया। अब इसे राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा क्या होता है, और शहरी निकाय उस पर सिटी एक्शन प्लान भी लागू करके इसको जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। सुर्खियों में क्यों रहा? संसद ने जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को पारित किया। किसने पारित किया? संसद ने पारित किया। क्या पारित किया? जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण का संशोधन अधिनियम, यानी अधिनियम तो पहले पारित हो गया होगा, अब उसमें संशोधन किया गया। तो अधिनियम कब पारित हुआ था? ये UPPCS में सवाल, BPSC में भी पूछा, दोनों PCS में सवाल पूछा हुआ था। इसमें मैच द कॉलम में, जैसे कि आपका ये सवाल कैसे बनते हैं, जो एक्ट होते हैं प्रमुख जो पर्यावरण से संबंधित हैं उनको आपको ये सवाल दे देगा, मैच द कॉलम में दे देगा, या फिर उनको जो है क्रम से उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देगा। तो इस प्रकार के सवाल PCS के परीक्षाओं में बनते हैं। तो आपको एक्ट के ईयर को भी ध्यान रखना होता है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन किया गया, और लागू कहाँ पे होगा? केवल जो संशोधन हुआ है, तो संशोधन वाला जो एक्ट लागू होगा हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और कुछ यूटीज़ में लागू, और यूटीज़ में लागू होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जल जो है, क्योंकि इसने जो है कि दोनों राज्यों ने जो एक्ट है उसमें संशोधन को स्वीकार करने के लिए संकल्प दे दिया है, और यूटी मिला, यानी हिमाचल प्रदेश ने स्वीकार कर लिया है और राजस्थान ने और यूटीज़ ने, इसीलिए तीनों जगह यहाँ पे लागू होगा, बाकी जगह लागू ये संशोधन नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? इसको जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। UPSC ने 2023 में सवाल पूछा कि किन जो कारागार हैं वो राज्य सूची के विषय हैं या नहीं, या और होमगार्ड संबंधित। तो दो सवाल थे, यानी स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट सूची जो है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, और आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इन लिस्ट में जो भी चीज़ें आती हैं आपको ध्यान देना होता है। तो जल जो है वो क्या है? राज्य सूची का विषय है। इसका उचित उपयोग, ध्यान देना, उचित उपयोग और मैनेजमेंट जो है मुख्य रूप से राज्यों का अधिकार क्षेत्र उसी में आता है। लेकिन संविधान का जो आर्टिकल 252 है, ध्यान देना, 252 है, ये इसके अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो विधानमंडल है वो एक संकल्प पारित करेंगे और संसद से अनुरोध करेंगे कि संसद क्या करे, राज्य सूची के किसी भी विषय के बारे में ऐसी विधि बनाए, और ऐसी विधियों का विस्तार अन्य राज्य पे तभी होगा, ठीक है, जब उस राज्य के विधानमंडल इससे संकल्प पारित करेंगे। ठीक है, और ऐसे एक्ट को केवल संसद द्वारा ही संशोधित और निरस्त किया जा सकता है। तो ये आपने देख लिया, ये आप आर्टिकल पढ़े भी होंगे लक्ष्मीकांत में और जानते भी होंगे। तो इसी में हिमाचल और राजस्थान और ने एक्ट संकल्प पारित किया था, लग गया, उन पे लागू होगा और यूटीज़ पे लागू होगा। तो प्रमुख जल संशोधन, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 है, इसमें जानते थे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन जो होंगे उनके नामांकन के तौर तरीके और सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। ठीक है, यहाँ पे 74 वाले एक्ट में था कि उसके राज्य सरकार द्वारा नामित होगा, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया इस वाले संशोधन में कि जो CPCB है, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, केंद्र सरकार उसके परामर्श से कुछ जो श्रेणी होंगी उसके औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल संयंत्र होंगे उसमें अनुमति हासिल करने से छूट दे सकती है। ठीक, और कई तरह के उल्लंघनों के अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और 10 से 15 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान करता है। ठीक है, पहले उम्र कैद वगैरह 6 साल की कैद थी, उम्र कैद नहीं 6 साल की कैद थी। अच्छा, मॉनिटरिंग उपकरणों से छेड़छाड़, यानी इसमें बताया गया कि अगर कोई मॉनिटरिंग उपकरण जैसे कि अगर पानी का मीटर हो या गेज मीटर हो तो उसमें आपको 10,000 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर निर्णय लेने वाला अधिकारी, तो ध्यान देना है कि जो संशोधित एक्ट है वो केंद्र सरकार को इस अधिनियम के तहत दंड का निर्धारण करने के लिए न्याय निर्णय अधिकारी को नियुक्त करने का अनुमति देता है। ठीक है, राज्य सचिव स्तर का होना चाहिए। और इस पर जुर्माना कहाँ जमा होगा? तो पर्यावरण संरक्षण कोष जो बनाया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वहीं पे जमा होगा। अपील इस पे इस खिलाफ कहाँ कर सकते हैं? तो जुर्माने का आप 10% जमा करिए और बाकी इस पे अपील कर सकते हैं NGT के समक्ष। ध्यान देना, NGT के समक्ष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है,
जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 जो था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्यों आया था। तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, देश में पानी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए और उसे रीस्टोर करने के लिए, ध्यान देना, रीस्टोर करने के लिए भी ये एक्ट काम करता है। 25 राज्यों में मूलतः अधिनियम लागू है। ठीक है, 2 बार संशोधन हुआ, इस बार भी संशोधन हो चुका है। ठीक है, इसका विनियामकी कौन, इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, ये बातें आपने देख लिया। अच्छा, अब ध्यान देना कि औद्योगिक इकाइयाँ होंगी, उनको फैक्ट्री स्थापित करने से पहले राज्य के बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होता है इसी में। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इंपॉर्टेंट है ये, इस पे सवाल बनने हैं और बन सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी पुनरुद्धार संरक्षण प्रबंधन जो प्राधिकरण आदेश 2016 उसमें संशोधन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है और यह मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन संचालित किया जा रहा है। तो इसके संशोधन के लिए क्या होगा, तो कुछ जो उपचारित यानी कि जो उसको उपचार किया गया है अपशिष्ट जल है उसको गंगा नदी में प्रवाहित करने की अनुमति मानी गई है, इसीलिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूज में रहा है तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तो इसके बारे में जानते हैं। तो एक सोसाइटी के रूप में ये पंजीकृत किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका लक्ष्य ये है कि जो संपूर्ण नदी बेसिन उसमें पॉल्यूशन को कम करना है और गंगा नदी का जो है क्या करना है, पुनरुद्धार करना है। ठीक है, गंगा नदी का संपूर्ण जो जल है उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करना है और इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। इसके लिए जो है क्रियान्वयन शाखा कौन सी है, तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है इसकी क्रियान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि 2021 तक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का पुनरुद्धार करना है। अब इस कार्यक्रम को 26 तक बढ़ा दिया गया है क्योंकि ये तो हुआ ही नहीं। इसके 8 स्तंभ हैं, सीवेज का उपचार करना हो, रिवर फ्रंट हो, इसका विकास करना हो, नदी सतह की सफाई करनी हो, वनीकरण करना हो, वन वगैरह, जैव विविधता, सार्वजनिक जागरूकता, बहिस्राव का प्रबंधन और गंगा ग्राम, ये इसके कुछ जो है ये 8 पिलर्स हैं, इस पे काम होता है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024। सुर्खियों में क्यों रहा, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने संसद में प्लास्टिक के प्रदूषक के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने इसी संशोधन नियम का जो नोटिफाई किया, कौन सा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया, नोटिफाई किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब आता है कि इसमें संशोधन जो इसमें 2016 में भी हुए थे, 24 में संशोधन हुआ, तो इसमें प्रावधान प्रमुख इस पर क्या है, तो इसमें जो स्थानीय निकाय हैं उसको नई जिम्मेदारी दी गई है इवोल्यूशन तंत्र के लिए, मतलब मूल्यांकन के लिए। ठीक है, इसे मूल्यांकन कैसे होगा, तो इसका वार्षिक आकलन करने का जो काम होगा वो स्थानीय निकायों को करना होगा और 5 वर्षों की अवधि के दौरान जो स्थानीय निकाय होंगे वे प्लास्टिक कचरे का अनुमान भी लगाएंगे। साथ साथ क्या करेंगे कि एजेंसियों के साथ मिल करके जो स्थानीय निकाय होंगे वो पृथक्करण करेंगे, संग्रहण करेंगे, भंडारण करेंगे, परिवहन करेंगे और प्रसंस्करण करेंगे, निपटान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है इस वाले जो संशोधन नियम बनाया गया इसमें। ठीक है, इस नियम में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में नियम में, ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ये नियम में संशोधन किए गए, इसके पहले भी एक बार 2016 में संशोधन हुए थे, इसमें आपको 2024 में संशोधन हुए थे। इसमें क्या है कि भारत को प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी और वैज्ञानिक प्रबंधन को बनाया गया था इसमें, और साथ साथ जो है ये जो नियम है ये अपशिष्ट को उत्पन्न करने वाले यानी जो अपशिष्ट जो यानी कि जो आप वेस्ट उत्पन्न कर रहा है उस पर भी लागू होगा, स्थानीय निकाय में भी लागू होगा, ग्राम पंचायत, विनिर्माता, आयातक, निर्यातक, ब्रांड सभी मालिक पे लागू होते हैं। और कैरी बैग की जो मोटाई है वो 120 माइक्रोन कर दी गई है। सिंगल यूज बैन प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया। इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने आपको टेलीग्राम पे पहले शेयर भी किया हुआ, मंथली मैगजीन में कई बार मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रणाली शुरू की गई थी, यानी कि EPR प्रणाली। ठीक है, EPR प्रणाली को मैं नीचे पढ़ाऊँगा अभी, और EPR प्रणाली को मैंने कई बार पढ़ाया है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो जो कंप्रेस्ड प्लास्टिक होगा या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा उसके जो विनिर्माता होंगे, उत्पादक होंगे, ब्रांड होंगे, मालिक होंगे, आयातक होंगे, वे क्या करेंगे, स्वैच्छिक आधार पे जो लोकल गवर्नमेंट होगी उनके साथ मिल करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान देंगे। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसका आकलन करना पड़ेगा, और कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से जो बनाई गई वस्तु उसके विनिर्माताओं को एक रिपोर्ट देनी होगी, किसको, सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड को उसको देनी होगी। पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी प्रावधान किया गया है। EPR के दायरे का विस्तार किया गया है, EPR के दौरान। ठीक है, यहाँ EPR के दायरे का विस्तार किया गया है। इसके लिए क्यों किया गया, क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट आई थी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की में जो क्या कमी आ रही थी कि जो एक समान फ्रेमवर्क नहीं है।
इससे क्या हो रहा है कि कचरे का संग्रहण हो रहा या प्रसंस्करण होना, प्रोसेसिंग होना, उसकी प्रणाली में बाधा आ रही है। अब क्या करना पड़ेगा नए नियम के अनुसार कि जो बाजार में किसी भी तरह की प्लास्टिक पैकेजिंग की आपूर्ति करने वाले जो भी निर्माता होंगे, आयातक होंगे, ब्रांड मालिक होंगे, उनको पैकेजिंग को वापस कलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो आप प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, जो विनिर्माता होगा, आयातक होगा, ब्रांड मालिक होगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका आपका जो है उचित प्रबंधन हो। जो वेस्ट आप कर रहे उत्पन्न कर रहे हो उस पर आपको जो है उसका प्रबंधन भी करना है, उसका मैनेजमेंट करना, प्रोसेसिंग करना, रिसाइकलिंग करना, कलेक्शन करना, ये सब चीज़ें आपकी भी जिम्मेदारी होंगी। तो यही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है लाया गया था सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसमें जब बैन किया गया था। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। और नए नियम में आपको SPCB यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और PCC को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। अब आपको ये रिपोर्ट को देख लो, विनिर्माता और आयातक क्या करेंगे, तिमाही आधार पर रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। ठीक, प्लास्टिक कचरे का जो पुनर्चक्रण होगा, प्रसंस्करण होगा, उसमें एक वार्षिक आधार पे जो प्रोड्यूसर होगा उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। और कच्चे माल की जो प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण में इंटरमीडिएट मटेरियल होगा उसकी बिक्री में भी उसको वार्षिक रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की सटीक परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो ये इसको बताया गया है आपको कि जो भी आप प्रमाण पत्र है वो FSSAI से आप प्राप्त करो। ठीक है, कि कौन सा कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के विनिर्माताओं के लिए। ठीक, अच्छा, कि अब इसमें लेबल के लिए सटीक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे रिसाइकल जो उत्पाद हो गया, कंपोस्टेबल हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया, ये सब जो उत्पाद होंगे उनके लिए बताया गया। तो ये सब प्रीलिम से पूछेगा नहीं, बट ऐसे आप जानना है, इसको जान लो। ये चीज़ें इतना डिटेल में नहीं जा सकती। और ये सवाल कैसे बन सकता है इसमें हाँ, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नए नियम आए हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकता है, यानी जो मैंने आपको बताया अभी। तो वो चीज़ें आपको ध्यान है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024, ये रूल है, ये एक्ट नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट का जो मैनेजमेंट है उसके लिए रूल में संशोधन किया गया है। तो रूल में संशोधन होते रहता है। यहाँ पे आप देखो जो रूल में संशोधन हुए उसमें कि अपशिष्ट बैटरी के प्रमाण पत्र के लिए प्रावधान जो है इसमें बताया गया था। पहले वाला जो नियम था उसमें संशोधन क्या किया गया है कि आपका जो है CPCB द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड, उसके द्वारा EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमाण पत्र की खरीद बिक्री के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। और पोर्टल के माध्यम से जो पंजीकृत संस्था है उसके बीच में EPR प्रमाण पत्र की खरीद बिक्री जो होगी वो न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के भीतर होगी। ठीक है, अगर उस पर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत संस्थाएं अगर अपना काम नहीं पूरा कर सकती हैं तो मुआवजा लगेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। उल्लंघन होने की स्थिति में कार्रवाई के लिए क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि CPCB को एक दिशा निर्देश तैयार करना पड़ेगा और जो दिशा निर्देश होंगे वो इसको सौंपे जाएंगे, इसको पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को। तो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन जो नियम 2022 था इसको जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जारी किया गया था। ठीक है, इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है यहाँ पे लाया गया है, यानी बैटरी के जो उत्पादनकर्ता होंगे उनको अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण करना होगा, नवीनीकरण करना होगा और अपशिष्ट से जो सामग्रियाँ मिलेगी उसका विनिर्माण करके नए बैटरियों में उत्तरदायित्व को शामिल किया गया। यहाँ पे उनके उत्तरदायित्व को यहाँ पे शामिल किया गया। उनकी जो पास ऑब्लिगेशंस हैं कि आपको ये करना ही है। ठीक है, यही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया। रिकवरी को अनिवार्य किया गया कि आपको रिकवरी करनी है और प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत को यहाँ पे जो है अपनाया गया। ठीक है, यही बात इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये। नेक्स्ट आर्टिकल्स जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। रिपोर्ट और सूचकांक में लेकर एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये UP PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, PCS के लिए। किसने जारी किया? IQ एयर ने जारी किया है, स्विस संगठन है। तो बताया गया कि खराब वायु की क्वालिटी के मामले में भारत का तीसरा स्थान है, पहला बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। नई दिल्ली जो है हमारी राजधानी है नई दिल्ली, वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा हासिल की है। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। ठीक है, बिहार का जो बेगूसराय है दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र में आया है। ठीक है, गिरिराज सिंह वहीं से मंत्री हैं और ये पंचायती राज मंत्री हैं, शर्म आना चाहिए। जो UN विश्व जल विकास रिपोर्ट है ये जारी करता कौन है? तो जल के विषय पर UN की वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, UN वाटर की ओर से जारी करती है। और कौन जारी करता है? यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये जारी करता है। UN की वार्षिक रिपोर्ट है, प्रमुख रिपोर्ट है। ठीक, बस इतना ही आपको जानना है। चौथी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट आई है, कौन जारी किया है? तो यूनिटार के जो सस्टेनेबल साइकिल्स प्रोग्राम्स है उसके तहत ITU और यानी अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ और फाउंडेशन कार्मिग्रेक के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। ठीक,
तो ये बस इतना ही आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ें इसको छोड़ दो यार, इतना पागल हो जाएगा इंसान और वो याद भी नहीं होगा और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं बायोडाइवर्सिटी। COP14 कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रवासी जो प्रजातियां हैं उसके संरक्षण पे कन्वेंशन की COP14। अब यानी कि क्या है कॉप, क्या होता है कि जो आपका कन्वेंशन ऑन पार्टीज होता है शायद उस पर, ठीक है, वो एक बैठक होती है। तो जो वन्य प्राणी हैं उनकी प्रवासी प्रजातियां हैं, जो वन्य प्राणियों की जो प्रजातियां प्रवास करती हैं उनका संरक्षण पे एक कन्वेंशन है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज CMS। उसी के जो पक्षकार हैं उनका सम्मेलन का 14वीं बैठक हुआ। कहाँ पे हुआ? समरकंद में हुआ। समरकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में। अभी आप जो है अगर UPPCS के RO का हाल फिलहाल में पेपर उठाकर देखो या UPSC के सवाल को ही देखो 2-3 साल के जो PY हुई तो मिडिल ईस्ट में जो जगह है, जो कंट्रीज़ हैं, जो सागर हैं, जो माउंटेन हैं, इनको आपको एकदम रट जाना है। सिटीज़ को, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को, जैसे कि आपको समरकंद हो गया, बिस्केक हो गया, ये कहाँ पे है। तो कन्फ्यूजिंग वाला वर्ड्स होता है क्योंकि यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सब तो क्या है कि इसमें किस्तान वाले हैं ना, ये कन्फ्यूज कर देते हैं। और इसके प्रमुख आउटकम्स जो है COP14 के जो आए हैं। COP14 किसका? ये जो आपकी प्रवासी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए। इसका स्लोगन क्या था? नेचर नोज नो बॉर्डर, ठीक है, इसका स्लोगन था। 14 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें इसके नए समन्वित प्रयास के तहत चिंपांजी, स्ट्रॉक कलर फुट ब्लैक और ब्लू शार्क 6 प्रजाति सहित इसको शामिल किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एकल प्रजाति कार्य योजना भी शुरू की गई है कुछ प्रजातियों के लिए। यहाँ देखो एग्रीमेंट ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इसके तहत जो प्रवासी पक्षियाँ उनकी 30 रेंज कंट्री को शामिल किया गया। जहाँ प्रवासी पक्षियाँ जाती हैं उस रेंज में 30 कंट्री जाती हैं। सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है, मतलब कि जो प्रवासी प्रजातियाँ जो है साइबेरिया वगैरह से उड़कर आती हैं अन्य जगहों से, वो मध्य एशिया होते हुए जाती हैं। तो उन जगहों में जिन देशों को कवर करती हैं उसमें उन कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया है इस कन्वेंशन एग्रीमेंट में। अब भारत जो है समन्वय इकाई का भी स्थापना, भारत में एक जो है इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है, प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को शुरू किया गया है प्रवासी प्रजातियों में, जो इसके लिए महत्वपूर्ण जो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी है उसे बनाए रखने के लिए, बेहतर करने के लिए और उसका पुनरुद्धार करने के लिए, ठीक है। भारत में कुछ प्रमुख जो प्रवासी प्रजातियां जो आती हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके आयुषिक स्टेटस को देख लेना है हमें, ठीक। तो अमूर फाल्कन आता है, लिस्ट कंसर्न में है। बार हेड गीज है लिस्ट कंसर्न में। ब्लैक नेक्स्ट क्रेन्स होते हैं वल्नरेबल में आते हैं। हम्बेक वेल जो है लिस्ट कंसर्न में आते हैं। एशियाई हाथी इंडेंजर्ड में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये न्यूज में रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार बातें की हैं और ये मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, दिसंबर वाले PT में भी और इस वाले PT मंथली मैगजीन में भी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखना है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बंगाल फ्लोरिकन को देखना है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और स्नो लेपर्ड है, वल्नरेबल है, ठीक है। तो ये देख लिया। अब आता है ना कि CMS या बॉन कन्वेंशन ये है क्या। वन्य प्राणियों की जो प्रवासी प्रजातियां होती हैं उन पे संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन आया, वो CMS और या बानम कन्वेंशन, वो है क्या। तो UNEP के तहत क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल TT, ठीक है। अब यह प्रवासी जो प्राणी होंगी उनके पर्यावास के लिए, हैबिटाट के संरक्षण और उसका सस्टेनेबल यूज हो उसके लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। 1983 में ये लागू हुआ। इसमें कौन कौन सदस्य शामिल हैं, तो 133 हैं। भारत इसका 1983 से ही सदस्य है, ठीक है। इसमें चीन, USA, कनाडा, रूस इस कन्वेंशन में नहीं है क्योंकि ये लोग दुष्ट प्राणी हैं, दुष्ट प्राणी नहीं, दुष्ट देश हैं ये लोग, ठीक है। क्योंकि ये पर्यावरण के प्रति इतने उदासीन देश हैं कि अगर सबसे अधिक प्रदूषण यही उत्पादन करते हैं और इनकी जो भागीदारी है पर्यावरण संरक्षण में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और जो पश्चिमी देश हैं, जो प्रमुख शक्तियां हैं, वे विकासशील देशों को या छोटे देशों को उस तरह स्तर के फंड भी मुहैया नहीं कराती। इसके बारे में हम लोग बात भी कर भी चुके हैं कई बार, जिसमें इसी में बात हुआ है। CMS का परिशिष्ट 1 है। इसमें कौन सी शामिल होती है, जो इंडेंजर्ड मानने वाली प्रवासी प्रजातियां होती हैं वो शामिल होती हैं, यानी कि भविष्य में वो प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, इसकी संभावना काफ़ी अधिक है। इंडेंजर्ड भारत में भारतीय हाथी, ईस्टर्न गोरिल्ला, वेहेड वेल और ओरिएंटल सारस, ये चार 5 जो हैं ये क्या हैं, इंडेंजर्ड में आती हैं। और इसके परिशिष्ट 2 में ऐसी आती हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनके मैनेजमेंट और उनका संरक्षण जो है वो अनिवार्य है। जैसे कि अमेरिकी बूस हो गया, डुगोंग हो गया, शेर हो गया। डुगोंग जो हो गया वो आपका समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा है, समुद्री गाय बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आता है CMS के COP14। ये क्या है, कन्वेंशन का निर्णय लेने वाला प्रमुख निकाय है। बैठक क्या होती है, 3 साल में एक बार होती है
और इसमें 300 वर्षों के लिए बजट और जो प्रायोरिटीज़ होंगी वो तय की जाती हैं। भारत जो है CMS के साथ गैर कानूनी रूप से MOU पे हस्ताक्षर किया है और इसमें साइबेरियन क्रेन, कछुए, डुगोंग, रैप्टर्स और 2020 में गांधीनगर में CMS के COP13 की मेज़बानी भी भारत ने की थी। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। और विश्व की जो प्रवासी प्रजातियां उसकी स्थिति देखें तो COP14 जो है पहली बार CMS का, ये विश्व की प्रवासी प्रजातियों पर रिपोर्ट जारी की गई थी। इसी वाले जो बैठक हुआ 14वीं वाली COP14 में, इसी में विश्व की प्रवासी प्रजातियों पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि 44% जो प्रवासी प्रजातियां उसकी आबादी में गिरावट देखी जा रही है और 22% से अधिक प्रजाति जो है विलुप्त हो चुके हैं। मछली जो है वो लगभग 97% जो सूचीबद्ध मछलियां हैं CMS के तहत वो विलुप्त हो रही हैं। तो ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। ठीक, अच्छा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान देना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने CMS के तहत जो है भारत के प्रवासी प्रजातियों की सूची को बनाया था और दो विशेष प्रजाति पहले, जैसे कि मध्य एशियन फ्लाईवे और मध्य एशियन स्तनधारी पहल, इसके भारत हिस्सा है। ये मध्य एशियन फ्लाईवे अभी आपने ऊपर देखा भी, इसमें यहाँ पे ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको मध्य एशियन फ्लाईवे के बारे में, एग्रीमेंट ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, इसको ध्यान देना आप लोग। अब आता है रामसर कन्वेंशन, ये तो स्टार मार्क कर लो, इसमें से सवाल बन सकते हैं। हाल ही में क्यों रहा? क्योंकि इसकी वैश्विक सूची में 5 भारत की वेटलैंड्स को जोड़ा गया है। ठीक, आर्द्र भूमियों की। अब भारत में जो टोटल रामसर कन्वेंशन जो स्थल है उसकी रामसर स्थल है उसकी संख्या कितनी हो गई है? 80 हो चुकी है। पहले 75 थी, 5 जोड़ा गया है। तो जो कन्वेंशन में शामिल की गई हैं नई नई जो आर्द्र भूमियाँ हैं, अब उनको देख लेना है हमें, एक बार एक नज़र से अच्छे तरीके से देख लेना है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, कर्नाटक में अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, ये ग्राम सिंचाई टैंक है, सदियों पहले बनाया गया था। ठीक, और ये पेटेंट स्टार्क और ब्लैक हेडेड आइबिस का जो है यहाँ पे क्या है? पर्यावास स्थल है, हैबिटाट स्थल है। ठीक है, तमिलनाडु में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य है। ठीक, ये कॉटन टील का पर्यावास स्थल है, कॉटन टील इंपॉर्टेंट है। कॉमन टील और कॉटन टील दोनों में कन्फ्यूज मत होना, दोनों का ये पर्यावास स्थल है। लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व, ठीक है, एक वनाच्छादित आर्द्र भूमि है, वन से पूरा घिरा हुआ है। इसमें नीलगिरी जो है, नीलगिरी तहर नहीं, नीलगिरी ब्रू रॉबिन, नीलगिरी वुड विजन, इनका जो है पर्यावास स्थल है। नीलगिरी तहर मत मार के चले आना। ठीक है, मगधी कैरे संरक्षण रिजर्व, ये आपका जो है कर्नाटक में है। ये मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, सिंचाई के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था। दक्षिण भारत में जो हेडेड गूज हैं, हंस, इसके लिए शीतकालीन आश्रय में एक है ये। फिर आता है अघनाशिनी ज्वारनदमुख एस्चुरी है, ये अघनाशिनी नदी पे और अरब सागर पे है। ठीक, और ये चावल के खेतों में यहाँ पे पारंपरिक रूप से मछली पालन होता है और इस पर गजनी राइस फील्ड के रूप में भी जानते हैं स्थानीय रूप में। ठीक है, तो ये 5 आपके जो हैं ये नए नए वेटलैंड्स हैं, ये सूची में शामिल किए गए हैं। रामसर कन्वेंशन को आप जानते हैं, इसको मैंने कई बार पढ़ा चुके हूँ, अगर आप जानते होंगे तो इग्नोर करिएगा, नहीं तो पढ़ ही लीजिए। रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया था। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, आर्द्र भूमियों उनके संसाधनों के संरक्षण और उसके बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। और रामसर स्थल घोषित होने के लिए जो आर्द्र भूमि के 9 मानदंड हैं, उसमें से कम एक मानदंड पूरा होना चाहिए। ठीक, 1982 में भारत ने इसमें जो है कन्वेंशन की पुष्टि की थी। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो चुकी है। अब ये भी ध्यान देना फैक्ट को। नेक्स्ट आर्टिकल आता है यूनाइटेड नेशन रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। तो तराई आर्क लैंडस्केप को जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के बारे में 2022 बताया, 2022 में इसको शुरू किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बहाली पे UN का जो दशक है 21 से लेकर 30, इसके तहत मान्यता प्राप्त है। इस पे कौन इसका नेतृत्व कर रहे हैं? वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का UNEP कर रहा है और आपका FAO कर रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ठीक है, अब इसके फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग के तहत इसकी प्रगति की निगरानी भी की जा रही है और नमामि गंगे पहल को भी इसके तहत मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये 6 इनिशिएटिव्स हैं, इसको ध्यान देना, आप पढ़ लेना एक बार, ध्यान का देना। इसमें आता है तराई आर्क लैंडस्केप, टाल। तो ये क्या है? एक ट्रांस बाउंड्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, 2001 में लॉन्च हुआ था। ट्रांस बाउंड्री की बात आ रही है, मतलब कि बाउंड्री के उस पार भी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसमें ये बाघों, गैंडों और हाथियों के लिए क्रिटिकल हैबिटाट है। इसका लक्ष्य क्या है कि तराई और चुरिया पहाड़ी है उसके पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके कई सारे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। टाल में जो है, इसके पूर्व में बागमती नदी नेपाल में, पश्चिम में यमुना नदी, इससे अधिक क्षेत्र के बीच में टाल एरिया जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, तराई आर्क लैंडस्केप। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका
कि न्यू रूल्स नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत जो है वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत कई सारे नए नियम सूचित किए हैं। किसने सूचित किए हैं? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वन्यजीव संरक्षण लाइसेंसिंग नियम 2024 में इस नियमों ने वन्यजीव संरक्षण लाइसेंसिंग के नियम को जगह ली है और इसमें कोई भी मतलब इस अनुसूची 1 में वन्यजीव संरक्षण का जो है उसमें सूचीबद्ध कोई वन्यजीव के व्यापार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कुछ मामलों में केंद्र सरकार क्या कर सकती है? पूर्व मंजूरी से लाइसेंस जारी कर सकती है। ठीक है। जीवित प्रजातियां रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन नियम 2024, इसमें क्या किया गया है? इस पर धारा 63 के तहत नोटिफाई किया गया है। यानी इसका धारा 49M क्या बोलता है? किसी व्यक्ति द्वारा जो है वो जीवित अनुसूचित प्राणी प्रजातियों को कब्जे में रखने, उसको ट्रांसफ़र करने, उसका पंजीकरण और मृत्यु की रिपोर्टिंग का प्रावधान करती है। ठीक है। तो इसमें नियम क्या बताया गया? प्रमुख नियम कि किसी भी प्राणी प्रजाति को अपने कब्जे में रखने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा 6 माह के भीतर, अनिवार्य रूप से जन्म की रिपोर्टिंग और पंजीकरण करना पड़ेगा। और ट्रांसफ़र के करने के बारे में जो है किसी प्रजाति में अगर मतलब किसी के पास प्रजाति है और पंजीकरण है, उसको किसी अन्य को ट्रांसफ़र करना है तो 15 दिन के भीतर जो है इसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बंदी हाथी का ट्रांसपोर्ट नियम बनाया गया है कि जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उसके ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना, पंजीकरण करना किसको करना पड़ेगा? उप वन संरक्षक को करना पड़ेगा, DCF को करना पड़ेगा। DCF क्या करेगा? एक पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र जारी करेगा और 15 दिनों के भीतर मुख्य वन्यजीव वार्डन को रिपोर्ट देगा। ठीक है। वैधता होगी, वैधता जब यानी ट्रांसफ़र की जब अनुमति मिलेगी तो मिलने की तारीख से 3 महीने के भीतर उसको ट्रांसफ़र करना है। और ट्रांसपोर्ट परमिट की वैधता 1 माह की होगी, ये ध्यान देना आपको। डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं इस वाले आर्टिकल को। ये न्यूज में क्यों रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1996 में TN गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संवाद में जो फैसले हुए थे उसमें वन की परिभाषा को पालन करने का निर्देश दिया सरकार को। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आपको, ये UPSC 2023 के मेंस के पेपर में GS2 का पहला प्रश्न क्या था? यही था कि शायद वो संवैधानिक विकास के मामले में था, वो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो उसमें इस वाले विवाद को आप लिख सकते थे। ये जो संविधान के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण को जो है संशोधनों के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है, तो संशोधनों ने अपने निर्णयों के जरिए, तो इसको आप लिख सकते थे। TN गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संवाद में वन की परिभाषा को पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसमें वन की परिभाषा का विस्तार करते हुए कौन कौन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो किसी भी सरकारी संघ या राज्य रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज जो सभी क्षेत्र हैं उनको, वे सभी क्षेत्र जो शब्दकोश में वन के अनुरूप हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1996 के आदेश के बाद जो है राज्य सरकारों द्वारा जो भी स्पेशल कमेटियां गठन की गई थी, विशेष स्पेशलाइज्ड कमेटियां वन के रूप में जो निर्धारित किया करती हैं चीज़ों को, उनको वन के रूप में विस्तार करने को शामिल किया गया था। ठीक है। अब वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत जो है वन भूमि से आशय क्या है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि हो या सरकारी रिकॉर्ड में 1990 और 80 के बाद जो भी दर्ज भूमि हो वन की भूमि में होंगी। और वन इसमें अगर ये ध्यान देना है कि अब इसके संशोधन नियम में क्या बताया गया है, जो संशोधन हुआ है वन संरक्षण में, तो इसमें बताया कि 1 वर्ष के भीतर ऐसी भूमियों का रिकॉर्ड तैयार करना होगा जो कि जिन पर वन संरक्षण संशोधन अधिनियम लागू होते हैं। और ऐसे इनके तहत कौन से क्षेत्र लागू होते हैं? तो प्रयोजन के लिए जो भी विशेषज्ञ समिति होगी उसके द्वारा चिन्हित क्षेत्र हो या अवर्गीकृत वन भूमि हो या सामुदायिक वन भूमि हो, उसका आपको 1 वर्ष के भीतर रिकॉर्ड तैयार करना है इसी नियम में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ये है कि TN गोदावर्मन के फैसले को हमें बरकरार रखना है और राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा जो प्रशासन की प्रक्रिया तक पूरी होने तक हमें TN गोदावर्मन मामले में जो भी सिद्धांत स्पष्ट किए गए उनका पालन करना चाहिए। वन का व्यापक अर्थ क्या है कि राज्य सरकारें, UT प्रशासन TN गोदावर्मन निर्णय के अनुसार वन के दायरे का अनुपालन को सुनिश्चित करें। ठीक है। और इनमें वन के भूमि वो भी हो सकती है जो संरक्षण के योग्य हो। ठीक है। इसका डेटाबेस तैयार करना है, यानी कि वन के रूप में जो भूमि दर्ज है उसका एक रिकॉर्ड केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा इसको मेंटेन किया जाएगा, डिजिटल रूप दिया जाएगा। और चिड़ियाघर के निर्माण में जो अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय हैं उनको भी हमें कोर्ट से पूर्व अनुमति लेने की मंजूरी होती है। ठीक है, मंजूरी आवश्यक है। ठीक है। और साथ साथ जो है इस देखा गया है कि इस वाले जो FCA अधिनियम 2023 है उसमें जो रिजर्व जो एरियाज हैं उसमें और या अथवा उसके अलावा वन क्षेत्र उसमें चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना को गैर वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है कुछ वन संरक्षण अधिनियम 2023 के कुछ अनुप्रावधान। तो इसका नया नाम क्या है? वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 1980। इसमें क्या जोड़ा गया है? तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पे जो योगदान है और राष्ट्रीय लक्ष्य उसको जोड़ा गया है। ठीक, गैर वन उद्देश्य से जो परिभाषा से बाहर की गई गतिविधियाँ कौन सी हैं? तो चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना करना, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत क्या है? इसको जो है गैर वन उद्देश्यों के तहत बाहर की गई हैं। क्षेत्र के समझा जो योजना उसमें इको पर्यटन सुविधाओं को शामिल करना, गैर वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर की गई हैं। सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस और केंद्र सरकार द्वारा कोई अन्य उद्देश्य जो हैं ये इस पे इसके तहत जो है गैर वन उद्देश्यों के तहत परिभाषा से बाहर की गई है इन एक्टिविटीज़ को। ठीक है, अच्छा अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल कि जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। हाल ही में न्यूज में क्यों रहा कि उड़ीसा के कोरापुट जिले, इंपॉर्टेंट है कोरापुट जिला, इसका गुप्तेश्वर वन है, उसको राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS, ठीक है BHS, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मत मांग लेना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है इसका BHS। ठीक है, अब गुप्तेश्वर वन के बारे में थोड़ा जानने से पहले जानते हैं कि इसको मिला है जैव विविधता विरासत स्थल। तो जैव विविधता विरासत स्थल होता क्या, इसको जानते हैं, इसके लिए मानदंड क्या है और इसकी समिति क्या होती है, फिर समझेंगे गुप्तेश्वर वन के बारे में। तो जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में जानते हैं कि अपने विशिष्ट जो पारिस्थितिकी तंत्र हो इसका और इसका जो जैव विविधता वो समृद्ध हो, इसी और ये स्थल क्या हो, पारिस्थितिकी रूप से बेहद संवेदनशील हो, जिसमें स्थलीय रूप से भी शामिल हो सकता है, तटीय या अंतर्देशीय हो या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो, कोई भी हो, जो क्या हो अपनी स्पेशल इकोसिस्टम के लिए, अपनी जो समृद्ध बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध हो, उनको जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पे मान सकते हैं। और जो जैव विविधता एक्ट है उसके तहत जो राज्य सरकार होंगी वो इस जो लोकल गवर्नमेंट से परामर्श करेंगी और उनको जो क्षेत्र को BHS के रूप में नोटिफाई कर देंगी। ठीक है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श से इनके लिए संरक्षण के लिए मैनेजमेंट के लिए नियम बना सकती हैं और जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण होगा वो राज्य सरकार को सलाह प्रदान करता है। ये जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो स्टार मार्क के। NBA जो है, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है, ये पर्यावरण वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक स्वायत्त है यानी ऑटोनॉमस बॉडी है और एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। ठीक है, ध्यान देना। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी केंद्र सरकार के तहत और जैव विविधता एक्ट के प्रावधानों को लागू करता है। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, प्रीसीएस के लिए, प्री के लिए, RO के लिए, BPSC के लिए, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है, भारत में कुल अब तक कितने BHS हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो 45 हैं। ठीक, अब इस BHS का प्रबंधन कैसे होता है, तो इसके जो प्रबंधन BMC होती है, जैव विविधता प्रबंधन समिति की अनुपस्थिति में कौन करेगा, तो स्थानीय निकाय द्वारा या उसके द्वारा उपयुक्त कोई अन्य संस्था करेगी जो BHS का मैनेजमेंट करेगी। ठीक है, BHS के लिए जो है योजना बनाने के लिए लागू करने की जिम्मेदारी BHS या BMC मैनेजमेंट समिति की होती है। इसकी अवधि 5 साल से योजना की होती है। ठीक है, इस पे इसके ध्यान देना इसमें कि BHS के चलते जो भी प्रचलित पद्धतियाँ हैं उसके संसाधनों के उपयोग के लिए कोई बैन नहीं लगाते हैं समुदाय पे, बस इतना ध्यान देना आपको। BMC को इसके जो जैव विविधता प्रबंधन समिति होती है, इसके तहत अगर देखें तो राज्य जो है प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में एक जो जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करता है। 7 सदस्य होते हैं, इसमें 1/3 महिलाएं होती हैं, 1/3। ये 18% SC ST या लोग से होते हैं और स्थानीय लोगों के परामर्श से जैव विविधता रजिस्टर तैयार करता है, ये कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात है कि नगोया प्रोटोकॉल है, उसके अनुरूप जो है वो पहुंच और लाभ के साझाकरण को जो है सुगम बनाता है, पहुंच और लाभ का साझाकरण को सुगम बनाता है। इंपॉर्टेंट है, संग्रहण शुल्क वगैरह भी ये वसूलता है व्यक्ति से। ठीक है, जो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इनका एक्सेस करेगा बायोडाइवर्सिटी जो हेरिटेज साइट का। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया सब चीज़ों को। अब आता है कि ऐसे स्थल जिनके BHS के निर्माण के लिए निर्धारण के लिए मानदंड कौन से हैं, तो प्राकृतिक रूप से या अर्ध प्राकृतिक रूप से या मानव रूप से निर्मित जहाँ पे ये स्थल हो, घरेलू जैव विविधता और या स्थानीय इकोसिस्टम हो। ठीक है, जहाँ ऐसी किसी प्रजातियों में साथ साथ जो है जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र हों, ऐसे जो दुर्लभ या संकटापन्न जो जंतु या वनस्पति के लिए पैरावास गलियारा देते हों, सभी प्रकार की वैध भूमि हो जिसमें कुछ श्रेणी को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो नेटवर्क में शामिल नहीं किए गए संरक्षित क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों को आहार प्रजनन के लिए मौसमी प्रवासी प्रजातियों का पैरावास हो, औषधि पादप संरक्षण केंद्र हो, पादप मतलब प्लांट। ठीक है, और ध्यान देना वन विभाग के द्वारा रिसर्च टीम जो है उसके रिसर्च डिवीजन के द्वारा जो संरक्षित भूखंड हों वो भी इसमें BHS के लिए निर्धारण के मानदंड के तहत आते हैं। तो ये आपने देख लिया किसको मिला है, तो कोरापुट के
जिले के गुप्तेश्वर वन को। तो गुप्तेश्वर वन को जानते हैं, यह गुप्तेश्वर शिव मंदिर के नज़दीक है, चूना पत्थर से बनी प्राकृतिक गुफा में मंदिर है। ये दक्षिणी भाग और इसका उड़ीसा का सबसे दक्षिणी भाग है और पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है, यहाँ पे कई प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें कि क्रोकोडाइल, कांकेर घाटी रॉक गेको। कांकेर घाटी कांकेर कहाँ पे, कांगेर है ये। कांकेर जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में जिला है, ये नक्सलाइट बेल्ट से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नक्सलियों का कुछ ज़्यादा है प्रभाव, यहाँ पे भी ये एनकाउंटर भी हुए हैं। प्रमुख जो वनस्पति वहाँ पे ग्रेट ट्रम्पेट है, इंडियन स्नैक रूट है। ठीक, ये ऐसे कुछ औषधि पादप हैं जो कि ये पाए जाते हैं और ये संकटग्रस्त पादप हैं, यानी कि प्लांट्स हैं ये। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब आता है भारत में जो जैव विविधता के विरासत स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। इन लिस्ट को आपको देखना बहुत जरूरी है। यूपी में घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, सिर्फ एकमात्र। सिक्किम में तुंगक्योंग धो है। असम में बोरजुली वाइल्ड राइस साइट है। हाजोंग कछुआ झील है और माजुली है। माजुली द्वीप को भी आप जानते होंगे। मेघालय, वैसे तो लगा ही लगे, मेघालय क्लावकुर सीएम किमिलंग। ठीक, मणिपुर में डायलोंग गांव है। त्रिपुरा में ये आप बहुत ज़्यादा हैं, उनाकोटी, बारामूला झरना, सिलचारी, देवाबारी या और जो है बेटलिंग सीव। पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा है, चिल्कीगढ़, कनकदुर्गा, बनेश्वर दिघी, शिव दिघी, टोंगलू, धोत्रे, राज्य बागवानी अनुसंधान और विकास स्टेशन, नामथिंग पोखरी, 4 बालीडांगा, अमखोई वुड फॉसिल पार्क, हालदीर 4 द्वीप, वीरमपुर, बारूगान, जलपाई। तेलंगाना में अमीरपुर झील है। उड़ीसा में महेंद्र झील, मंदसदरू, गंधमर्दन पर्वत, गुप्तेश्वर वन जो हाल ही में शामिल हुआ है। तमिलनाडु में अरितापट्टी, केरल में आश्रमम, कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस, इंपॉर्टेंट है कैंपस है ये। नल्लूर, इमली ग्रोव, होकेग्रन, चिकमंगलूर, अंबरगुड़ा सिमोगा में। ठीक है, अब आता है गोवा में पूरव ताली राय, ये आपका जो गोवा में आएगा। महाराष्ट्र में ग्लोरी ऑफ आलापल्ली, लांडोर खोरी, गणेश शिखंड गार्डन, सिस्तुरा हिरण्यकेशी, बाम्बडे मिरिस्टिका दलदल। मध्य प्रदेश में नारो हिल्स, अमरकंटक, पातालकोट। हिमाचल प्रदेश में आपका जो है वो आपका सुराल, भठोरी, मठ, अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदान और विर्च पाइन वनखंड। ये भारत में 45 जो है जैव विविधता विरासत स्थल हैं। इनको मैंने इसलिए पढ़ा चूँकि सवाल अगर बन जाए मे बी, तो आपको एक बार 2 बार अब इसको मैप में दिया है ना, अब इस मैप को कम से कम, ये आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम आप 5 से 6 बार देखें इसको, मैप को। ऐसे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको पढ़ा ना, इसी तरह से अगर आप 5-6 बार खुद भी देखो तो आपके दिमाग में ये चीज़ें एक बार विजुलाइज हो जाएंगी और ऑप्शंस आएंगे तो आप एलिमिनेट करके सवाल को लगा सकते हो। सब कुछ याद नहीं होता, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स भी लगानी पड़ती हैं। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति, ये नेक्स्ट आर्टिकल है। क्यों रहा? क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की। क्या रिपोर्ट है इसमें? तो यह रिपोर्ट जो है भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का असेसमेंट प्रोग्राम का एक आउटकम है, 2019 से 23 तक चलाया जाएगा। अब ये वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाने के लिए ये हिम तेंदुओं की ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये ध्यान दें कि इस हिम तेंदुए की आबादी का आकलन कार्यक्रम के जरिए जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो क्या है, आपका राष्ट्रीय समन्वयक संस्था है। ठीक, ये जो देखते हैं तो इस कार्यक्रम को जो हिम तेंदुए वाले सभी देश हैं और 2 संरक्षण भागीदार हैं, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और विश्व वन्यजीव कोष इंडिया, इसके सहयोग से आयोजित किया गया था। तो भारत में जो हिम तेंदुए की आबादी का आकलन का जो है ये 2019 में शुरू किया गया था सफाई प्रोग्राम को, और 2013 में इसको जो है बिस्केक घोषणा पत्र के जरिए स्थापित किया गया था। ठीक, अब किसको स्थापित किया गया था? तो पाउस प्रोग्राम को, पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड स्नो प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो अब ये वाला प्रोग्राम किसके तहत स्थापित किया गया था? तो ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके तहत पाउस को शुरू किया गया। अब ये जो बिस्केक घोषणा पत्र था उसी में अपनाया गया था, स्थापित किया गया था। और सफाई जो है वो देश में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुए का 70% से हिस्सा को कवर किया है, जिसमें कौन कौन से हैं? तो लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। रिपोर्ट की अगर स्थिति पर देखें तो भारत में जो विभिन्न राज्य हैं और यूटी हैं उसमें हिम तेंदुए की आबादी कहाँ पे सबसे अधिक है? सबसे अधिक उत्तराखंड में है 124, दूसरा उत्तराखंड बोला हूँ, लद्दाख में 477, दूसरा उत्तराखंड में है, तीसरा आपका जो आपका हिमाचल प्रदेश 51, चौथा जो है आपका हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे उसके बाद सिक्किम, और उसके लास्ट में जो है जम्मू कश्मीर। पहला लद्दाख 477, फिर उत्तराखंड, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम और फिर जम्मू। अभी भारत में जो हिम तेंदुए उनका 70% जो हैबिटाट है अभी कंजर्वेशन में एरिया में नहीं है, कंजर्व नहीं है। ठीक है, और ये दुर्गम स्थानों पर स्थित है
ये ध्यान देना आपको। तो हिम तेंदुए होते क्या है, तो मध्यम आकार के कैट्स होते हैं। आयुष्मान की स्थिति इनकी वल्नरेबल है। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के जो 22 प्रजाति शामिल उसमें शामिल किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो अनुसूची 1 है उसमें शामिल है। साइट्स की परिशिष्ट 1 में भी शामिल है, ये आपको देख लेना है, वल्नरेबल स्थिति है। और ये 12 देशों में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जिसमें अफगानिस्तान है, भूटान है, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान, इन एरियाज़ को मैप में 5 से 6 बार जरूर देखना। ठीक है, कैस्पियन सागर, उससे सटे हुए देश, ये सब चीज़ों को आप जरूर देखना। ठीक है, इनके लिए कुछ कुछ जो है वो पहल भी की गई हैं। ठीक, तो कुछ पहल की गई हैं, तो ध्यान देना कि जी स्लैब के तहत 3 भूभाग को यहाँ पे इसको जो है पहचाना गया है। जी स्लैब यानी कि ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत जो है 3 क्षेत्रों को यहाँ पे देखा गया है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हेमिस स्पीति, उत्तराखंड में नंदा देवी गंगोत्री, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कंचनजंगा तवांग। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, 2014 में शुरू किया गया था। कब? 23 अक्टूबर को। ठीक है, और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश ने तो इन्हें अपना राज्य की पशु भी घोषित किया है। जो देखें तो पद्मजा नायडू हिमाचल जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग है उसमें स्नो लिपर्ड ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और ये स्नो लिपर्ड के लिए प्रजनन कार्यक्रम में से सबसे सफल है ये। ठीक है, भारत में तेंदुओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया। तो वन संरक्षण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की 2022 के लिए, और रिपोर्ट जो था ये 5वां था, आबादी का 5वां जो गणना चक्र था ये शामिल था। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है कि इसका आयोजन कौन किया था। इस रिपोर्ट का जो आबादी का संरक्षण गणना हो रहा है, तो इसका आयोजन NTCA, इसके बारे में UPSC ने सवाल पूछा हुआ है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान, इन दोनों ने मिल करके ये किया था। तो ये तेंदुओं की जो गणना हो रही है आबादी का, उसका 5वां चक्र था। तेंदुओं की आबादी की गणना जो होती है राज्य विभागों से उसे की गई थी। प्रत्येक 4 वर्ष में जो बाघ होंगे सशिकारी शिकार और उनके परिवास, उनकी निगरानी के कार्यक्रम के तहत होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि तेंदुओं की जो संख्या है अनुमानित तौर पे वो क्या हो गई है, बढ़कर के 13,874 हो चुकी है। मध्य भारत और पूर्वी घाट में सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में संख्या में गिरावट हुई है। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी कहाँ पे? MP में है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। सबसे अधिक आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर और सीसरेलम, कहाँ पे? आंध्रा और तेलंगाना। इसके बाद पन्ना सतपुड़ा, MP वाले। ठीक है, इस फैक्ट को ध्यान देना। भारतीय जो तेंदुए हैं वो जो ट्रॉफिक का पिरामिड है उसमें बाघ, शेर और ढोर के साथ तेंदुए का भी महत्वपूर्ण होता है। वनरेबल स्थिति है इसकी, वनरेबल स्थिति आयुष्मान की भारतीय तेंदुए की। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जो अनुसूची 1 है उसमें और एक शामिल है, और साइट का परिशिष्ट 1 में भी शामिल है, इसको ध्यान देना है। इसका पर्यावरण का वितरण अगर देखें तो ये भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। मैंग्रोव और मरुस्थल में नहीं पाया जाता है, ये फैक्ट को ध्यान देना। मैंग्रोव और मरुस्थल वनों में नहीं पाया जाता है। मरुस्थलों में, वन नहीं, मरुस्थल और मैंग्रोव में ये भारतीय तेंदुए नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ अन्य स्थल में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए कुछ अलायंस शुरू की गई थी, ये पहल शुरू की गई थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको मंथली मैगजीन में पढ़ाया और PT 365 दिसंबर वाले में पढ़ाया है, IBCA के बारे में। सिक्योर्ड हिमालय प्रोजेक्ट, ये लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच है जो हिमालय की जो सबसे अधिक ऊंचाई वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा करने के लिए और संरक्षण करने के लिए। UNDP और जो हमारा पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसकी ज्वाइंट कार्यक्रम है सिक्योर्ड हिमालय प्रोजेक्ट, और इसको ग्लोबल इकोनॉमिक फंड, जो फंड है इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, इसके द्वारा GEF के द्वारा जो है वो फाइनेंस किया जा रहा है। तो यहाँ आपको स्टार मार्क करना है, किस पे स्टार मार्क करना है? IBCA पे। ठीक है, ठीक, इसके बाद सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ये क्या है? लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच है। क्या लैंडस्केप मतलब कि जो आपका भूस्थल है, जो आकृति उसके हिसाब से एक अप्रोच है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो हिमालय में सबसे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होंगे उनके इकोसिस्टम की रक्षा करना है और उसका कंजर्वेशन करना है। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, और विश्व का जो UNDP विकास कार्यक्रम है, UNDP और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक ज्वाइंट परियोजना है। फाइनेंस कौन कर रहा है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF। ठीक है, इसको मैंने आपको पढ़ाया था, तो अभी ऊपर आपने पढ़ा ना GCF और GEF के बारे में अंतर, तो इसी के द्वारा ये फाइनेंस है, GEF के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है राष्ट्रीय डॉल्फिन
जो है इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC, तो पटना बिहार में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है? इंडेंजर्ड जो गंगा नदी के डॉल्फिन उसका संरक्षण करना है। इसके बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है इसको सूस भी बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारे तो बगल से ही आती है गंगा नदी, तो हम जानते हैं। तो इसको बारे में मैंने मंथली मैगजीन में भी और PT 365 का दिसंबर वाला इन्वायरमेंट में मैंने खूब अच्छे तरीके से पढ़ाया था। कौन कौन सी जो नदी में जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उनके बारे में बताया था मैंने, ठीक है। जो गंगा नदी में जो पाई जाती है डॉल्फिन उसकी स्थिति क्या है? इंडेंजर्ड है, साइट्स की परिशिष्ट वन में CMS में शामिल है, जो प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन था जिसका COP14 हुआ, जिसको मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको, उसमें शामिल है। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में शामिल है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में भी जो है ये शामिल है, ठीक है। तो जो ये केंद्र बनाया गया है ये क्या करेगा कि वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को डॉल्फिन का जो प्रजाति उसके बारे में गहन अध्ययन को सुविधाजनक बनाएगा, मछुआरों को प्रशिक्षित करेगा। इसकी विशेषता ये होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो ये स्थानीय प्रजाति है, इसको सोंस के नाम से जानते हैं, हमारे तरह सोंस नाम से जानते हैं। इसको टाइगर ऑफ गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। नाक का काम क्या करता है? सिर के ऊपर एक ब्लैक ब्लो होल नामक चीरा होता है नाक ऊपर, ठीक है, सिर के ऊपर। ये चीरा जो होता है ये नाक का काम करता है, ठीक। अगर ये देखें तो चॉकलेटी इनकी जो त्वचा होती है चॉकलेटी होती है, मतलब भूरी तरह की होती है और मीठे जल में पाई जाती है और शिकार और नेविगेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती है। अशांत पानी में पाई जाती है, यहाँ पे मछलियाँ जो हैं वहाँ पे काफ़ी होती हैं, ठीक। इसका पर्यावास क्षेत्र देखें गंगा नदी का, तो आप ये देख लो पूरा मैप ही है ये, ठीक है। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना प्रणाली है और कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली है, ठीक है। सांगू नदी, ये वाला सांगू नदी, ठीक। तो इसमें यहाँ से जो है आपका कर्णफुली और सांगू नदी इसी नदी प्रणाली में ये पाई जाती है। तो ये आप देखो, आपका अपर गंगा है, यमुना है, ठीक है, गंगा नदी, ये अब गंगा पर ये यमुना नदी, फिर इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, सोन आके मिलती है। फिर यहाँ पे घाघरा नदी, हमारे यहाँ से घाघरा नदी में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है। राप्ती गंगा, ठीक है, ये घाघरा में खूब ज़्यादा पाई जाती है। गंडक है, कोशी है, पद्मना है, दामोदर नदी इस तरह मिल रही है, आप देख रहे होंगे, मेघना है, ठीक है, बराक है आपका, ये आपका ब्रह्मपुत्र आ रही है इसमें। तो ये जो आपकी नदी प्रणालियाँ इसमें पाई जाती है, ये वाला जो पर्यावरण स्थल है डॉटेड वाला है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अशांत जल में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक। इनके लिए कौन कौन से संरक्षण योजनाएं शुरू की गई उसको देखते हैं आप लोग। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। ये भी भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है बिहार में, भारत का एकमात्र विक्रमशिला गंगा जो है डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार। प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पे गंगा नदी के डॉल्फिन के लिए, जो विशेष संरक्षण उपाय करता है ये, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्पीसीज़ हैं, ठीक। और इसका उद्देश्य ये है कि समुद्री और नदी डॉल्फिन के साथ क्या है, सीटासियन का भी संरक्षण करना है। इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर रहा है। साथ साथ जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया गया है और राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसी को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यूपी पीछे इसके बता दूं, यूपी ने भी इसकी राजकीय जो है पशु के रूप में शायद, या राजकीय पशु या राजकीय मछली के रूप में, या गंगा इसको किया है, अधिसूचित किया है गंगा नदी डॉल्फिन को। शायद एक बार चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है, इसको, इस वाले फैक्ट को। वैसे उत्तर प्रदेश ने इसको नोटिफाई किया है, ठीक। अब आते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया जो ऐसे जो न्यूज में रहे हैं उनके बारे में समझेंगे। तो ये आपके 10 एरियाज़ हैं, ठीक, जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला आपका है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा आपका जो है आपका आता है न्यूरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपका पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य, चौथा आपका आता है पेंच, पाँचवा जो है कूनो राष्ट्रीय चंबल कार्बेट टाइगर रिजर्व, पोतीबोरा वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व। ये न्यूज में रहे हैं, जो कंजर्व एरियाज़ हैं, कंजर्वेशन एरियाज़ हैं। और इन जो संरक्षित क्षेत्र हैं इनके बारे में हम समझेंगे। तो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य अभी आपने ऊपर देखा, ये आप इसकी स्थिति देखो ईगल नेस्ट को, तो ये आप देख रहे होगे अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। पर कहाँ पे है? पश्चिमी कामेंग जिला में है ये, ठीक है। ये सेसा आर्किड अभयारण्य और पूर्व में पाखुई पक्के टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। कामेंग और उसकी सहायक नदी टीपी और सेसा इसी अभयारण्य से होकर गुजरती हैं। यहाँ पे आप देखो तो बुगुन लियो सुचिला जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीसीज है, जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ न्यूज में क्यों रहा कि IISc ने भारत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में एक शोध अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन के अनुसार क्या है, बढ़ते तापमान के कारण क्या है कि पक्षी जो है ऊंचे स्थानों पर प्रवास करने लगे हैं। ये न्यूज में रहा ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट आता है पोतीबोरा वन्यजीव अभयारण्य। असम की कैबिनेट ने इसको डीनोटिफाई कर दिया। गैंडों का प्रमुख प्रवास स्थल है। इसकी स्थिति कहाँ पे? गुजरात के उपनगरीय क्षेत्र में। और ये जो है राजमायोंग रिजर्व फॉरेस्ट और पोतीबोरा रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है।
इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में इसको जो है घोषित किया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा जो है यहाँ पे पाया जाता है। इसका हाई जो है डेंसिटी यहाँ पे होती है। पोंग वन्यजीव अभयारण्य है। इसके बाद में ये न्यूज में क्यों रहा कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन के संबंधित एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया और पोंग बांध जो है वन्यजीव अभयारण्य इसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था पोंग बांध के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। इस पोंग बांध झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था और यहाँ पोंग में एक गिद्ध कैफे भी है जो क्या करता है, जो मवेशियों की शवों को गिद्धों को खिलाने के लिए डाल देते हैं। पोंग बांध झील एक मानव निर्मित जलाशय है। महाराणा प्रताप बांध सागर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब यहाँ पे शाही पाए जाते हैं। शाही एमपी में कूनो नेशनल पार्क। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो में नामीबिया से जो लाई गई थी मादा चीता, उसने 4 शावकों को जन्म दिया। खुशी हुई। मध्य प्रदेश में स्थित है और ये विंध्य की पहाड़ियों में स्थित है। कूनो नदी इसका मुख्य स्रोत है जल का। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 2 दशकों के बाद यहाँ पे ग्रेट ग्रे वुल्फ को देखा जाने की पुष्टि की गई है। इसका विस्तार 3 राज्य में है, यूपी में, एमपी में और राजस्थान में। ठीक है, चंबल नदी पर इसको नदी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यमुना इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी है। रामसर प्रस्तावित स्थल भी है रामसर के लिए। यहाँ पे देखें तो घड़ियाल है और राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा नदी रेलफंड इसके पर्यावास केंद्र भी हैं। पेंच टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र का जो पेंच टाइगर रिजर्व है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बन गया है। डार्क स्काई पार्क अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बना है, यानी इसको पेंच टाइगर रिजर्व को रात्रिकालीन आकाश को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए, खगोल विज्ञान का अध्ययन के लिए डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया जाएगा। यानी यहाँ पे पहली बात कि देखो नो, एक लाइट पोल्यूशन होता है। लाइट पोल्यूशन क्यों होता है? महानगरों में अगर आप देखो, रोड पे देखो, आसपास देखो, इतनी ज़्यादा रात में लाइट चलती है कि आप खगोल विज्ञान का अध्ययन करने वाले जो लोग होंगे, ठीक है, जो आकाश का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, उनको बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो ठीक है, तो ये आप डार्क स्काई पार्क बनाया गया भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय, जो क्या करेगा, प्रकाश प्रदूषण को रोकेगा और खगोल विज्ञान अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए दर्जा दिया गया है। यहाँ पे एमपी के सतपुरा में है, महाराष्ट्र के नागपुर जिले तक इसका विस्तार है और ये सेंट्रल हाईलैंड का जो है एक जो है मुख्य कंजर्व एरिया है। पेंच नदी 2 भाग में विभाजित करती है। यहाँ पे सागौन पेड़ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में देखें मधुमलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ क्यों न्यूज में रहा, तो इसके कोर एरिया में हर्पेटोफाइन सर्वेक्षण आयोजित किया गया। सरीसृप और उभयचर जो सर्वेक्षण था इसको आयोजित किया गया। इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और भारत नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और इसकी सीमा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में मिलती है। मोयार नदी जो है मुदुमलाई और बांदी अभयारण्य के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, यह ध्यान देना है आपको। कैट्स के थ्रू जो है इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक, अब आते हैं तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है कंवल टाइगर रिजर्व, ये 2 बार न्यूज में रहा था। आपको मैंने मंथली मैगजीन में इसको पढ़ाया था कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो तेलंगाना राज्य वन्यजीव बोर्ड है, इसने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व के बीच में गलियारा के जो क्षेत्र है उसको कंजर्व्ड एरिया के रूप में जो है कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में इसको मंजूरी दी है। और कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है, तो एक संरक्षित क्षेत्र होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इसकी स्थापना के लिए प्रावधान जो है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में के तहत इसको प्रावधान किए गए हैं। यह जो क्या होता है बफर जोन, और ये चारों तरफ जो बफर जोन होते हैं उसका एक कनेक्टर होता है और वन्य जीवों की आवाजाही के लिए गलियारे के रूप में कार्य करता है। नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा होती है और ये किस पे लेती है, केंद्र सरकार और राज्य स्थानीय समुदाय से परामर्श लेकर करती है। इसका मैनेजमेंट कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी करती है। इसकी स्थिति देखें इस टाइगर रिजर्व की तो सह्याद्री पर्वत में है। ठीक है, और ये ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। गोदावरी नदी और पेद्दावागु और कदम इन छोटी छोटी जलधाराएँ हैं, यहाँ पे इसका प्रमुख क्षेत्र है जो जल के लिए, और सागवन और बांस इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है उत्तराखंड कार्बेट टाइगर रिजर्व। इस सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर सफारी के कारण कार्बेट टाइगर रिजर्व में जो नुकसान रखा उसका असेसमेंट करने के लिए एक समिति गठित किया। इसकी स्थिति यह है कि हिमालय के तलछटी में स्थित है, भाबर और निचले शिवालिक क्षेत्र में, और एशियाई मुख्य भूमि में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट है कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, इस प्रमुख इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में है। और स्थानीय घास के मैदान क्या बोलते हैं, चौर। यूपी पीसीएस वगैरह में पूछता है स्थानीय घास के मैदान को, यहाँ पे स्थानीय मैदान को क्या बोलते हैं, चौर बोलते हैं। कौन नदियाँ बहती हैं, रामगंगा, पन्नेल और सोना नदी बहती है। ठीक है, बाघ का सबसे अधिक घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, कार्बेट टाइगर रिजर्व है। ठीक, अब आता है पश्चिम बंगाल। इसमें न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है।
रॉयल बंगाल टाइगर को न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। यहाँ पे भी जो है समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर भाग्य की पुष्टि हुई है। ठीक, अब ये जो स्थिति इसकी देखें तो पंगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम और तोरसा स्टेट रिजर्व भूटान इसको जोड़ता है। पूर्वी हिमालय में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में इसको घोषित किया गया है। नदी कौन सी है? न्यूरा नदी है इंपॉर्टेंट। मुख्य जीव कौन सा? लाल पांडा, हिमालयी तहर, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ जो कंजर्व्ड एरिया थी इसको आप 4-5 बार खुद देखना। मेरे आराम से पढ़ाने से आपको तो आ नहीं जाएगा, कम से कम आपको इसको 4-5 बार देखना पड़ेगा। ईगल नेस्ट को कहाँ पे है, पाबुतोरा कहाँ पे है, मधुमुलाई कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखो तो सभी चीज़ों को कई बार आप याद कर सकते हो, और उस सवाल आपके गलत नहीं होंगे। और इसके आगे वाले जो सभी आर्टिकल्स होंगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा। और इस तरह से इन्वायरमेंट 2 क्लास में खत्म। इसके बाद हम साइंस एंड टेक को शुरू करेंगे। धन्यवाद।